प्रणव भाई, आप इस जगह, इस पर्टिकुलर घर में कितने सालों से हैं और आपकी फैमिली की जनरेशन लेगेसी यहाँ कब से है? मैं तो पैदा ही यहीं पे ही हुआ हूँ, इसी घर में हुआ हूँ। लेकिन फैमिली का लाइक इस घर में ही सेम हम मतलब 7 पुश्तों से रह रहे हैं। मैं सेवन्थ जनरेशन हूँ इस घर के अंदर। Seventh generation सेवन। living in the same house. हाँ। Hello everyone, welcome to Bresno Stories, where we intend to share stories of people who make real food possible. I'm Shekhar Singh, co-founder of Sourdough micro bakery called Bresno, and today we are here with Pranav Rawat, very dear friend of mine and my climbing partner, who is a third generation apple farmer from Hatkoti, a small village in Shimla. Pranav भाई, आप ये बताइए कि आपकी जर्नी फ्रॉम अ स्टूडेंट टू एप्पल फार्मर टुडे के बीच में, I know a lot of things, but I would like my viewers and my friends to know about it. बचपन से यहीं पे ही रहा हूँ। इस गांव का नाम खौनी है और स्कूल भी काफ़ी नज़दीक में था। यहाँ से नज़दीक है सरस्वती नगर, हाटकोटी के बिल्कुल साथ में। तो वहीं पे ही मेरी स्कूलिंग हुई और बचपन मेरा यहीं पे ही रहा और इस वजह से सेब से कनेक्टेड रहे। जो भी चीज़ें सेब या फार्मिंग से रिलेटेड चीज़ें हो रही थी, हम उससे इन्वॉल्व रहे। इनफैक्ट उस समय पे काफ़ी ज़्यादा हल वगैरह से खेती की जाती थी। गेहूँ उगाया जाता था, मक्की उगाई जाती थी और दालें भी उगाई जाती थी। बहुत सारी डिफरेंट क्रॉप्स होती थी, कोदा चलाई, सब कुछ उगाया जाता था। इनफैक्ट चावल भी उगाए जाते थे। तो उस समय पे हम लोगों ने सीखा कि कैसे हल लगाते हैं, मतलब ट्राई भी किया कैसे लगाना है, कैसे उसको फ्लैट करना है। तो मतलब हम जो भी चीज़ें एक्टिविटी जो हो रही थी फार्म लैंड के ऊपर जो होती है, उसको देखते देखते ही बड़े हुए और उसमें इन्वॉल्व हो के बड़े हुए कि पशुओं के साथ कैसे रहना है। भेड़ बकरियां भी थी और मतलब जैसे बुल्स थे, क्योंकि हल लगाने के लिए तो बैल बहुत ज़रूरी थे। तो उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको पकड़ना है, कैसे हल में जोतना है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी और पैरेलली से जो हमारी इकॉनमी थी उस समय पे भी, उसकी खेती कैसे की जा रही है, प्रूनिंग के लिए क्या होता है, सॉइल का मैनेजमेंट क्या है। तो वो सब हम उसी समय पे देख रहे थे ये सारी चीज़ें। एप्पल, जितनी मुझे नॉलेज है कि एप्पल इज़ नॉट अ नेटिव फ्रूट ऑफ दिस पार्ट. हाउ डिड एप्पल became a native as a cash crop over here? सो 50s में जो स्टोक फैमिली यहाँ पे वो लोग आए थे अमेरिका से। और बेसिकली वो यहाँ पे लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में बताना चाहते थे, अवेयर करना चाहते थे। बट यहाँ आने के बाद उनको ये सारा एटमॉस्फेयर इतना बढ़िया लगा, वो खुद उन्होंने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी और यहीं पे रहने लग गए। अच्छा। हाँ, फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे, बिकॉज़ वहाँ पे वो एप्पल ग्रोअर थे अमेरिका में, और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने फिर यहाँ पे उसको लेके आए और फिर धीरे धीरे सभी लोगों ने देखा कि हाँ, ये तो बढ़िया एक ऑप्शन हो सकती है उगाने के लिए, कैश क्रॉप के लिए। तो फिर धीरे धीरे मतलब जो भी रॉ लैंड्स थी, जो पड़ी हुई लैंड थी जिसमें और खेती नहीं होती थी, वहाँ से स्टार्ट किया लोगों ने कि उसमें ऑर्चर्ड लगाने शुरू कर दिए थे। So basically this area was suitable for apple as a हाँ, particular बिकॉज fruit. एप्पल जो है वो विंटर चिलिंग के लिए डॉर्मेंसी में सोने को 3 महीने उसको चाहिए होते हैं। ठीक है। और जब यहाँ पे ओवर विंटर जैसे स्नोफॉल हो जाता है, पूरा कवर्ड रहता है, लीफ फॉल हो जाता है, तो सेब का पेड़ आराम से सो पाता है। तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो मतलब इन्हेंस होती है ऐसे एटमॉस्फेयर में। आप माउंटेनियर भी रहे हो. You are one of those people who have walked from Ladakh to Nepal on foot, covering 1,000 kilometers. How did you transform yourself and what was the turning point to shift from mountaineering to an apple farmer? 2018 में WHT करने के बाद, एज यू नो, कि मुझे रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हुई थी एंड देन आई स्टार्टेड लाइक हॉस्पिटल जाना, चेक करना कि क्या हो रहा है। और मतलब ऑलमोस्ट पूरा साल लग गया ये जानने में कि क्या चल रहा है। एंड देन इट वाज आइडेंटिफाइड एज अ ऑटोइम्यून कंडीशन। तो फिर मुझे समझ आने शुरू हुआ कि यार ये आपको बीमारी जो हो रही है गंदे खाने की वजह से हो रही है। एंड देन आई केम बैक, घर आया और मैंने देखा कि हम भी सेम चीज़ ही कर रहे हैं कि जो फार्मिंग में जिस तरीके के हम हार्श केमिकल्स डाल रहे हैं, उसका जो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो भी सिमिलर टू वही है जो मुझे हो रहा है, वैसे ही किसी और को भी ये चीज़ें हो रही होगी। तो फिर मैंने फूड के ऊपर थोड़ा स्टडी करना स्टार्ट किया था और उससे फिर जर्नी स्टार्ट हुई कि मैं अपनी जो फार्म की जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस चल रही थी, जिसमें केमिकल फार्मिंग भी इन्वॉल्व थी,
उसको फिर धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया। हाउ डिफिकल्ट वाज दैट, मतलब आपको क्या परेशानियाँ? परेशानी मतलब मतलब कैसे समझाना है घर में कि भाई हम हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम होम जहर डालना, क्योंकि जहर तो इमीडिएटली बंद हो गया था। अच्छा। हाँ, सो बेसिकली जो पेस्टिसाइड्स है दो तरह के डाले जाते हैं। एक इंसेक्ट को किल करने के लिए जो कि पॉइजन होते हैं, हमारे लिए भी पॉइजनस होते हैं, और दूसरे फंगस को कंट्रोल करने के लिए वो फंगीसाइड्स होते हैं, उसके हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होते, जो कि पॉइजन के हो सकते हैं, जैसे न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है, या फिर और भी जो रैशेज और ये सब जो कैंसर कॉजिंग मैक्सिमम पॉइजन्स है, वो मतलब जहर जो आप कीड़ों के लिए डाल रहे हैं, तो वो इमीडिएटली मैंने डालने बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से पेस्ट इन्फेस्टेशन जब आए, क्रॉप डैमेज हुए, उसमें निशान पड़ गए, बेचना मुश्किल हो रहा था, अभी भी होता है, काफ़ी मुश्किल होता है बेचना। आप लोग इनिशियली सेल करते थे मंडियों में, डायरेक्ट कंज्यूमर्स की तरफ आप लोग कभी नहीं बढ़े? मतलब मैंने हमेशा से सेब हमेशा मंडी से या ठेले से या फिर अब सुपर स्टोर से ले लेते हैं, बट जब मुझे पता लगा दैट यू एंड हिमांशु खाकता हैज स्टार्टेड दिस प्लेस, मार्केट प्लेस, ऑनलाइन मार्केट प्लेस which we call it, from shimla.com, how did that come in inception? and कोविड में हम लोग मतलब डिस्कस कर रहे थे कि इस साल सेब कैसे बिकेगा, एवरीथिंग इज़ लाइक लॉकडाउन, तो सारा बंद है, और यहाँ से अगर सेब नहीं गया तो यहीं ख़राब हो जाएगा, कैसे हमारी इकॉनमी। तो हमने सोचा कुछ वो करते हैं इसके ऊपर, एंड उस जो कुछ करना है सेब को बेचने के लिए, उस आइडिया से ही ये फिर फ्रॉम शिमला निकला है। मतलब कि इस साल हम ट्राई करते हैं कि लोगों को डायरेक्टली सेल करने का ऐसे एक ऑप्शन शुरू करते हैं, तो वो हमने स्टार्ट किया था 2020 में, और अभी तक अच्छा चल रहा है, लोगों के रिस्पांस अच्छे आ रहे हैं, जिनको समझ आ रहा है कि फ्रेश एप्पल डायरेक्ट फार्म से आ रहा है, और मतलब बेसिकली आप फूड का ओरिजिन आप जानते हो कि ये लोग उगा रहे हैं, इनके खेत से आ रहा है, और ये किस तरीके की प्रैक्टिसेस करते हैं, ये इतना सिंपल है। मतलब आपकी वेबसाइट पे मेंशन है दैट यू आर सप्लाइंग केमिकल फ्री, वैक्स फ्री apples which are grown through the practices of regenerative farming. ये सारा जो आपका प्रोसेस है, कैसे केमिकल फ्री कर रहे हो आप इसे, कैसे ये वैक्स फ्री कैसे, और वैक्स क्या चीज़ है, बिकॉज मुझे भी नहीं पता था वैक्स फ्री चीज़ सेब क्या होता है, वैक्स क्यों डाली जाती है, और रीजेनरेटिव फार्मिंग एक बहुत नया टर्म है, बट करते बहुत सालों से आ रहे हैं लोग प्रैक्टिसेस, बट चेंज हो गया बीच में। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और इन डेप्थ में आप बताइए। पहले तो वैक्स के ऊपर जो बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि इनिशियली जब अमेरिका में सेब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया था, तो उनको लगा कि अब इसकी कीपिंग बढ़ाने के लिए इसको स्टोर करना पड़ेगा, और स्टोर करते करते वो क्या है, श्रिंक हो जाता था, उससे मॉइस्चर उड़ जाता था। करेक्ट। सो वो क्या करते थे, बी का वैक्स लेते थे, बी वैक्स जो कि एडिबल है, उसके ऊपर कोटिंग कर देते थे, ठीक है। अब वो जो कोटिंग है वो काफ़ी सेफ़ होती थी, और उसकी वजह से सेब की जो फ्रेशनेस है वो 6 महीने 7 महीने तक वो वैसी की वैसी रहती थी, उसका जो जूस है वो अंदर से वैसा ही रहता था, क्रंच भी वैसा ही रहता था। फिर धीरे धीरे जब ये इंडस्ट्री ग्रो करती गई, अब इतना बी वैक्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या कुछ है, तो फिर अदर केमिकल्स उसमें मिक्स होने शुरू हो गए। बट अभी भी जो भी लोग अच्छे एथिक वे से मतलब पूरा सब कुछ जो करते हैं, वो अभी भी बी वैक्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है कि बी वैक्स, लेकिन उसके लिए भी फैसिलिटीज़ चाहिए होती थी, और यहाँ हिमाचल में तो हम लोगों के पास ये फैसिलिटीज़ है नहीं है, तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि यहाँ से बॉक्सेस में जब नीचे चला जाता है, और जो फिर वहाँ पे रैंडम सेलर्स होते हैं वो उसमें ऐड करते हो कुछ केमिकल्स, या दैट वी डोंट नो, बट हिमाचल में आई हैवंट सीन लोगों को कि आप उसको वैक्स कोट कर रहे हो, इतना ना समय है किसी के पास पैकेजिंग करते हुए, प्रेशर बहुत होता है जल्दी पैकेजिंग करो, ना वो बड़ी फैसिलिटीज़ है जिसमें आप बी वैक्स या नॉर्मल कोई भी जो भी केमिकल है उसको स्प्रे कर सकते हैं। तो वैक्स फ्री तो नेचुरली है, बट जस्ट बिकॉज कि लोगों के मन में शंका है कि इसमें वैक्स आता है, जैसे इंपोर्टेड सेबों में मैक्सिमम सेब में वैक्स कोटिंग आती है, तो उस हिसाब से उनको भी लगता है कि शायद ये भी वैक्स डालते हो, तो उसको मेंशन करने के लिए हमने वैक्स फ्री बोलना शुरू किया कि भाई ये इसके ऊपर हम वैक्स की कोटिंग नहीं करते। तो बिकॉज इसमें वैक्स की कोटिंग नहीं होती, सो ये डायरेक्टली, एंड वेबसाइट में ये भी लिखा है कि दे आर अवेलेबल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीजन, जुलाई टू अगस्त, एंड दैट इज द हार्वेस्टिंग सीजन, तो वो फ्रेश ही पहुंचता है, एंड बिकॉज आप लोग फ्रेश पहुंचा पा रहे हो, इसलिए यू आर कीपिंग इट वैक्स फ्री।
स्टोरेज है ही नहीं बेसिकली। स्टोरेज बेस्ड है ही नहीं। रीजनरेटिव फार्मिंग इज व्हाट इसमें इज मैं इट? एक और पॉइंट भी ऐड करना चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर से हम शायद जितना भी सेब है उसकी पॉलिशिंग भी नहीं करेंगे। मतलब हम क्या करते हैं, उसकी शाइन को इन्हेंस करने के लिए, दिखाने के लिए कि सेब कितना सुंदर है, हमारा बढ़िया है, वो करने के लिए हम उसको एक मशीन के ऊपर डालते हैं। उस प्रोसेस में ब्रशिंग करके उसके ऊपर जो नेचुरल कोट होता है एक पाउडर का, उसको हटा देते हैं और कंज्यूमर को हम बिल्कुल साफ सेब करके ब्रश्ड होता है, उसके ऊपर कुछ हाँ, कोटिंग भी नहीं कुछ होती। कोटिंग नहीं होती है। बट टू क्लियर द डाउट कि भाई ये शाइनी भी नहीं आएगा अगले साल से, विल कीप दैट शाइन, सॉरी दैट कोट वो पाउडर वाला, और लोगों को हम वैसे का वैसे ही दे देंगे। एंड देन अगर वो मतलब अब उनके मन में डाउट होगा कि इसमें वैक्स है कि नहीं, अब वो शाइनी तो दिखेगा नहीं, लेकिन जब वो वहाँ पे उनके घर पे पहुंचेगा और वो उसके ऊपर पोछा मारेंगे, देन दे कैन सी द नेचुरल शाइन, जो नेचुरल कोटिंग है वैक्स जो है सेब के अंदर, वो उन्हें भी दिखाई देगा। तो नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। हाँ एग्जैक्टली। नाउ पहले आपने ये सब चीज़ें करी, अब केमिकल फ्री करा, तो केमिकल फ्री करने से प्रोडक्शन आपकी कम हुई होगी। हाँ, सो प्रोडक्शन में तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन जो अभी जो हमारा फार्म है उसमें जो कमाल बाग है, जैसे जो हिमांशु का है क्यूरोस्ट, उसमें तो कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन जो मेरा जो फार्म है उसमें क्या होता है कि कुछ पोर्शन हमने नेचुरल फार्मिंग पे रखा हुआ है, जिसमें कुछ भी नहीं होता है, ना खाद डाली जाती है, ना स्प्रे की जाती है, उसको वैसे ही रखा जाता है। प्रूनिंग करते हैं, उसमें थोड़ा सा गाय का गोबर वगैरह ऐड करते हैं और कवर क्रॉपिंग करते हैं, बाकी हार्वेस्ट करते हैं। वो सेब जो है देखने में इतना सुंदर नहीं होता है, उसमें कीड़ों के अटैक भी होते हैं, निशान भी पड़ते हैं, पत्ते भी झड़ जाते हैं। और एक पैरेलली, बिकॉज आई हैव टू चेक द इकोनॉमी, है ना, फार्म के कि भाई पैसे भी आ रहे हैं, कैसे आगे इसको चलाना है और वो सब, तो हम बाकी जो फार्म है वो नेचुरल ब्लॉक के अलावा उसमें हम रीजनरेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस करते हैं। लेकिन जब इन्फेक्शन के या मतलब जो भी फंगस के इन्फेक्शन पत्तों के ऊपर, लीफ के ऊपर आते हैं, तो हम कॉन्टैक्ट फंगीसाइड्स करते हैं और वो सारी ग्रीन ट्रायंगल होती है। ओके। हाँ, मतलब कि हम सेफ्टी में ये देखते हैं कि ग्रीन ट्रायंगल इज़ लाइक, जैसे आप को मच्छर आ गए घर के अंदर, ठीक है, तो आप गुड नाइट कॉइल करते हो, दबाते हो, ठीक है, एंड यू कैन इनहेल इट लाइक पूरी रात भर, है ना, और आपको कोई उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। तो उस तरीके के सेफ ट्रायंगल्स, आप अगर गुड नाइट कॉइल देखोगे उसमें एक ग्रीन ट्रायंगल लगा होगा वहाँ पे, हाँ। वो केमिकल बोर्ड जो है इंडिया का, पेस्टिसाइड बोर्ड है, वो आपको सेफ्टी ट्रायंगल देता है। ओके। ठीक है, जैसे कि आपके लाल हिट काला हिट ऐसे बोलते हैं, वो येलो ट्रायंगल है, लाइक वेरी डेंजरस। वेरी डेंजरस। तो 4 तरह के ट्रायंगल होते हैं। ग्रीन बिल्कुल सेफ रहता है, फिर ब्लू जिसमें कि कुछ हद तक आपको इम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, फिर येलो होता है जो बहुत खतरनाक होते हैं आपके लिए, और रेड इज़ लाइक उसमें तो मतलब टच एंड गो टाइप वाले पॉइजन है, जो कि सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बट सेब में भी येलो तक इस्तेमाल किए जाते हैं। पॉइजन हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते। ओके। हाँ, टू किल द इंसेक्ट्स, हाँ, वी डोंट यूज एनी इंसेक्टिसाइड। सो पेस्टिसाइड इज नॉट कि भाई आप सिर्फ इंसेक्टिसाइड ही डाल रहे हो, यू कैन अप्लाई माइटिसाइड, यू कैन अप्लाई फंगीसाइड्स। सो उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि हम सिर्फ ग्रीन ट्रायंगल डालें। लेट्स से कि आप नीम ऑयल की स्प्रे कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो ग्रीन ट्रायंगल। ओके। या आप ऑयल नॉर्मल HMO की स्प्रे या TSO की स्प्रे कर रहे हो पेस्ट के इन्फेस्टेशन को रोकने के लिए, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी होता है। आप अगर PGS ग्रीन या फिर USD की सर्टिफिकेशन में अगर जाओगे, तो उसमें आप देखोगे वहाँ पे भी कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, जैसे सल्फर डाल दिया, ऑयल डाल दिए, जो भी उनको परमिसिबल केमिकल्स वहाँ पे बोले जाते हैं कि भाई आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में कर सकते हो। सिमिलरली हम भी यहाँ पे यही करते हैं कि हम सेफ प्रैक्टिसेस करते हैं और हार्श केमिकल उसमें नहीं डालते, ना कोई भी ऐसी चीज़ डालते जो उनके सिस्टम में जाके वहाँ पे स्टोर हो जाए। सिस्टम में कुछ नहीं डालते, इन्फेक्शन के ऊपर कांटेक्ट में उसको झाड़ देते हैं, लाइक मोर लाइक सल्फर, कॉपर, इस तरीके की चीज़ें। और जब जैसे मैं भी कह रहा था कंज्यूमर बिहेवियर चेंज करने की बात है, was it easy to I'm sure because when we are selling sourdough breads, so people ask a lot of questions because sourdough is something which is new in Dehradun. सेम जब आप इस चीज़ में आए तो देयर मस्ट बी लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम कंज्यूमर्स। हाँ, वो तो कभी खत्म नहीं हो सकते। What was the most few common questions that people wanted to know? Like, is this organic? Organic, yes. हाँ, but they don't understand what organic means. And सबसे खतरनाक चीज़ क्या है कि मुझे निशान नहीं चाहिए, दाग नहीं चाहिए। लाइक हिमांशु के ऑर्डर का जैसे सेब जाता है, लाइक इसमें निशान है, इसमें दाग क्यों है, ये क्यों है। Correct. एंड सेकंड क्वेश्चन विल बी कि क्या ये ऑर्गेनिक है। हाँ।
फर्स्ट थिंग इज दे डोंट अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक का मतलब क्या है। व्हाट डू यू टेल देम कि ऑर्गेनिक क्या है फिर? उस समय पे हम बोलते हैं कि ये नेचुरल वाला ले लो, दिस इज ऑर्गेनिक, हाँ। ये जो दूसरा वाला है दिस इज नॉट ऑर्गेनिक। ओके, हाँ, वी यूज फ्यू केमिकल्स केमिकल्स। बिकॉज वी कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट वी हैव लाइक जो पॉडकास्ट और ये सब के जरिए, वीडियोस के जरिए हम बताते रहते चीज़ें कि भाई हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो लोग समझते हैं दे डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, दे जस्ट गो टू द वेबसाइट, ऑर्डर अ बॉक्स, फिर वो बॉक्स का जो सेव है जब वो ख़त्म हो जाता है, दे ओपन देयर फ्रिज, देखते हैं ख़त्म हो गया, देन दे ऑर्डर अनदर बॉक्स। लाइक हम उन कस्टमर्स को जानते हैं, दे डोंट आस्क एनीथिंग, दे डोंट लाइक कि भाई क्या हो गया क्या नहीं हो गया। इतना आज 3 साल हो चुके हैं तो लोग 4 साल से ये चल रहा है। 4 साल से। हाँ, और 4 साल से वो कंटिन्यू खरीद भी रहे। एंड बिकॉज व्हेन यू स्टार्टेड द वेबसाइट, उसमें मैंने देखा था स्टार्टिंग में आपका और हिमांशु का फार्म था, स्टार्ट करा था आपने कमाल बाग और किरोज से। नाउ अभी मैंने कुछ टाइम पहले चेक करा तो देयर वर अदर फार्म्स दैट हैव बीन एडेड। हाउ डिड दैट हैपन? एक्चुअली बिकॉज ऐसा होता है कि इनिशियली आपने एक डिमांड क्रिएट की और वो कंटिन्यू चलती रहती है। सो जो फेलो फार्मर्स थे, जो लोग इस सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को समझ पा रहे थे और वो बोल रहे थे कि हम भी इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, उन्होंने भी हार्श केमिकल डालने बंद कर दिए थे। तो हम लोगों ने उनके फार्म्स को लिस्ट करना शुरू किया, सो दैट जो हमारे जो कस्टमर का जो बेस बना हुआ है, जो जिनको फ्रेश एप्पल खरीदना है, उनको एक पूरे सर्विस मिलती रहे जब तक हार्वेस्ट चल रहा है फ्रेश एप्पल की। तो इस वजह से हमने जो और दूसरे फार्मर थे उनको भी इन्वॉल्व करना शुरू किया कि आप भी हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सर्विसेज दे सकते हो। So basically पहले it was your own farms that were selling, now you have become an aggregator basically इस एरिया में। we are still not any like aggregator नहीं है हमारा। आप you don't consider, you नहीं। just feel that we are। हाँ, we are just a platform। It's aggregator is like कि हमारे थ्रू वो लोग कुछ सेल कर रहे हैं, बट इट्स लाइक कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, हमने बेच दिए अपने, हम हट गए, अब तुम्हारे बेच रहे हैं। ओके, यस, So फ्रॉम it's- शिमला इज नॉट अ लाइक प्रॉफिट मेकिंग थिंग। हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन मुझे मतलब आई थॉट कि एनी वेबसाइट वेयर आई एम सीइंग समथिंग ओनली, नॉट ओनली फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड देयर आर अदर थिंग्स जो और भी लोग बेच रहे हैं, तो मेरे अंडरस्टैंडिंग में वो एग्रीगेटर लगता है। बट आई वांट दिस क्लैरिटी दैट यू हैव गिवन मी टुडे, इट्स जस्ट दैट यू आर गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म, इट्स नथिंग दैट यू आर एग्रीगेटिंग फॉर देम। हाँ, इट्स जस्ट सिंपल योर प्लेटफॉर्म दैट यू हैव क्रिएटेड। हाँ, अदरवाइज हमें अगर फ्रॉम शिमला से अगर हम पैसे ही कमाना चाहेंगे तो हम फिर किसी फार्म का वहाँ पे डालने की बजाय लाइक विल प्रिक्योर लाइक जो बाकी लोग भी करते हैं, अमेजॉन फ्रेश करता है, ब्लिंकिट करेगा, या जो भी लोग इस तरीके का करेंगे, वो क्या करेंगे, फार्मर के पास जाएंगे, मार्केट प्राइस पे उनसे खरीदेंगे, सारा प्रॉफिट खुद को रख लेंगे और फिर वो डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करेंगे। दैट इज एग्रीगेटर। हम लोगों का तो क्लियर है, ये इतना प्रॉफिट आ रहा है, फार्मर को पता है, उसने प्राइस बताया कि मेरा इतना है, ये हमारा खर्चा है, इसमें ऐड करो, इतने का बॉक्स आप बेच दो। So it's very crystal हाँ, clear. वी डोंट फिक्स एनी प्राइस, अच्छा। वी आस्क फार्मर क्या लाइक price है? मेरा बॉक्स अगर 1600 रुपए का है, तो इस साल लाइक वी हैव सोल्ड सुखनंदा फार्म का, हाँ, वो 1200 का था सेल, पैरेलली दोनों बिक रहे थे। वो उन्होंने चूज करी हाँ, प्राइस, और उन्होंने आपकी प्राइस हाँ, उन्होंने बोला कि मुझे इतने पैसे चाहिए। Coming back to this regenerative farm, because I have not been a farmer, but I have worked in farms as just a picker or sowing कर रही है मैंने, and this connection between earth and human is very deep. But people have forgotten. It's in their genes, but we have forgotten. We put chemicals in the field, we put chemicals in our body. True. Then we have diseases, and then we go to the doctor gives us medicine. So we are always ingesting our body with chemicals. Now आपके हिसाब से, because मैं आपका lifestyle कई सालों से देख रहा हूँ, अब धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल में और जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, चीजें हैं, वो नेचुरल वे से प्रोड्यूस होकर आ रही हैं। नाउ पीपल डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू थिंक इज अ सेफ साइकिल अ पर्सन कैन क्रिएट एनीवेयर इन इंडिया, चाहे वो शहर में हो चाहे वो गांव में हो। गांव में करना थोड़ा आसान है ये लाइफ साइकिल, बट शहर में बड़ा मुश्किल है, और आप दोनों जगह रहे हो, दोनों जगह का एक्सपीरियंस। कैसे वो साइकिल एक क्रिएट कर सकता है बंदा कि यूज ऑफ केमिकल्स कैन बी रिड्यूस? आई थिंक पहली चीज़ तो ये कि सभी लोगों को फार्मिंग सीखनी चाहिए। करेक्ट। ठीक है, अगर उसको अपनी ज़िंदगी में अपने फूड को बेटर करना है, तो आप ऐसे, मैं कुछ आपको चीज़ें समझाऊंगा, आपके दिमाग में जाएगी, बट 2 या 3 दिन में वो क्लियर वॉश हो जाएगी।
बट वंस यू स्टार्ट फार्मिंग यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें क्या इनपुट लगता है, कैसे ये ग्रो होता है, अगर आप ये केमिकल डालोगे तो क्या होता है, अगर नहीं डालोगे तो क्या होता है, अगर बिना केमिकल के आपको उगाना है तो क्या प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। वंस यू अंडरस्टैंड तो आपको महसूस होगा कि फार्मर का प्रॉब्लम क्या आ रहा है उसको ग्रो करने में, है ना, और उस हिसाब से फिर आपको प्रिक्योरमेंट आसान होगी। यू विल अंडरस्टैंड कि अभी मैं खेत में गया, ठीक है, मैंने ये स्प्रे की, कल को आप मेरे खेत में आए, आपने बोला ये ऑर्गेनिक है, मैंने बोला हाँ, आपने खा लिया, ठीक है, कोई वो नहीं है ना, मतलब आप, लेकिन अगर आप खुद एक फार्मर होगे या आप एक ग्रोअर होगे, कहीं ना कहीं आपको एहसास हो जाएगा कि यार ये बोल रहा है ऑर्गेनिक है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये डाल तो रहा है, क्योंकि इसमें ऐसे नेचुरल तरीके में इस तरीके से तो नहीं हो सकता। ये अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है पर्सन लिविंग इन द सिटी। हाँ, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट आप अपने फार्मर को जानो कि ये क्या प्रैक्टिस कर करके पूरी साल जा रहा है इसका सिनेरियो, ठीक है, या तो आप उस एरिया को विजिट करो या फार्म को विजिट करो जहाँ से आपका फूड आ रहा है। नॉट जस्ट सेब की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी जनरल फूड की बात कर रहा हूँ। आप गेहूँ उगा रहे हो, चावल उगा रहे हो, उस एरिया में जाके देखो कि भाई वो किस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, है ना, और फिर जब आपको समझ आएगा कि क्या क्या केमिकल्स डाल रहे हैं तो आपको ये भी समझ आएगा कि मुझे खाने में क्या क्या चीज़ें आ रही है। अदरवाइज ये समझना बहुत ही मुश्किल है, जिस तरीके से हमारी प्रोसेसिंग चल रही है फूड के समय पे, जिस लेवल पे चल रही है, तो हर चीज़ में तो कुछ ना कुछ मिलावट तो हो ही रही है। उसके कि किस तरीके से गेहूं दिखना चाहिए, किस तरीके से चावल दिखना चाहिए, या किस तरीके से सब्जी दिखनी चाहिए, उस दिखने के ऊपर हमारा इतना फोकस है कि हम ये भूल जाते हैं कि इसके अंदर मेन तो ये फूड है, अनाज है, हमारे पेट में जाएगा तो हमारे को ये न्यूट्रिशन देगा। उस चीज़ को हम बिल्कुल भूल जाते हैं। न्यूट्रिशन जो आपने भी बात बोली, न्यूट्रिशियस डेंस फूड is and a food that is not nutritious, both have a lot of difference. Can you tell me more about it, because last night you said a very nice thing which I would like you to share those things over here, or nutrition in a food. एक तो पहली चीज़ तो जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट आजकल हर जगह पे जिन लोगों से भी इंटरेक्ट करता हूँ ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपके पास एक्सेस टू गुड फूड है तो आप रिच हो, अदरवाइज आपके पास जितना मर्जी पैसा है, अगर आप खाना ही एक तरह से कचरा खा रहे हो, क्योंकि 90% तो कचरा ही प्रोड्यूस हो रहा है, करेक्ट, ठीक है, बहुत लोग कम लोग अवेयर है इस चीज़ से कि कैसे फूड को नेचुरल वे से तरीके से तैयार किया जाए ताकि उसके अंदर न्यूट्रिशन डेंसिटी हो, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है कि जो आपके इंसेक्ट और पेस्ट है या फिर डिजीज़ है, इनका काम होता है जो ख़राब चीज़ें होती है उसको नेचर में ख़त्म करना, उसको गाल देना, उसको रिसाइकल करके फिर से सिस्टम में लेके आना। दिस इज द वीक लिंक दैट इन अ फार्म। तो अगर आपको पूरी फसल को बचाना पड़ रहा है, पूरी साल आप उसमें केमिकल मार रहे हो, तो इसका मतलब उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है। और अगर सॉइल की नहीं, उस फूड की, क्रॉप की, अब जब क्रॉप की हेल्थ ही अच्छी नहीं है और उस फूड को अगर आप खाते जा रहे हो तो मतलब मेन चीज़ यही है कि अगर आप ख़राब फूड को खाते जा रहे हो तो आपकी हेल्थ भी वैसे वैसे उसके साथ डिक्लीन होती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन डेंसिटी कम है। अगर प्लांट के अंदर उसकी ताकत, पावर पूरी नहीं है, इम्यूनिटी पूरी नहीं है, तो वो पेस्ट एंड डिजीज़ को रेजिस्ट नहीं कर सकता। और पेस्ट एंड डिजीज़ हेल्दी फूड के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। ये बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल है रीजेनेटिव, बिकॉज़ दे आर स्ट्रांग इनफ टू, कि उनको ना वो बने हैं डिजीज़ एंड पेस्ट किसी चीज़ को अटैक करने में जब वो हेल्दी है। ओके, हाँ, जैसे कि एक सरसों का पेड़ है, ठीक है, उसके ऊपर एक लार्वा आता है, वो उस पत्ते को खाएगा, अगर वो हेल्दी नहीं है, उसमें कंप्लीट प्रोटीन बन रहे हैं, ठीक है, तो वो लार्वा मर जाएगा क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है वो कंप्लीट प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। ओके, ये नेचर ने उसको नहीं दिया है। उसके अंदर कैपेसिटी कब आएगी? जब वो वीक होएगा। तो पैरेलली एक पेड़ के ऊपर इन्फेक्शन है, दूसरे के ऊपर नहीं है। इसका रीजन ये है कि ये वीक है। सो इन रीजेनेटिव फार्मिंग व्हाट वी डू इज वी वर्क ऑन प्लांट हेल्थ। अच्छा, हाँ। तो अब इसमें भी मतलब दो राय ऐसी है कि आप प्लांट हेल्थ के ऊपर काम करो या सॉइल हेल्थ के ऊपर काम करो। बट बोला यही जाता है कि अगर आप हेल्दी प्लांट्स को उगाओगे तो वो सॉइल नेचुरली एनरिच होगी। जब आप इनकी हेल्थ के ऊपर काम करोगे तो उसको उस हेल्थ के ऊपर काम करने का बेस्ट तरीका होता है आप उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर फीड करो जो उसकी ज़रूरत होती है। लेट्स से कि हमें किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई है तो विल डू द ब्लड टेस्ट,
ठीक है, कि हमें इस चीज़ की है, और फिर हम उस हिसाब से उसके सप्लीमेंट्स खाएंगे, करेक्ट। है ना। सेम पेड़ के साथ भी होगा, क्योंकि वो डेफिशिएंट है, उसके अंदर एफिशिएंसी नहीं है कि सारे न्यूट्रिएंट वो लेके आए कहीं ना कहीं सॉइल से, क्योंकि सॉइल हमारी डिग्रेड हो चुकी है। तो जो जिन चीज़ों की उसको कमी हो रही है, हम वो उसको फीड करें, नेचुरल वे से फीड करें उसको, और उसके बाद प्लांट जो है खुद एंजाइम्स बनाएगा और उसके अगेंस्ट फाइट करेगा, ठीक है, जो भी बीमारी उसके ऊपर आ रही है। इस तरीके से उसकी जो हेल्थ है वो बेटर होती रहेगी, और उससे जो फूड प्रोड्यूस होएगा वो हेल्दी फूड, मतलब न्यूट्रिशन डेंसिटी उसकी बहुत हाई रहेगी, और जब हम उसको कंज्यूम करेंगे तो हमारे अंदर भी आएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोलता हूँ कि लोगों के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या B सीरीज की डेफिशिएंसी है, ठीक है, इसके लिए वेरी कॉमन B12, वेरी कॉमन। अब अगर आप गाय को चेक करोगे, गाय के अंदर भी डेफिशिएंसी है, लेकिन बोला ये जाता है कि एनिमल से या फिर एनिमल फैट से या डेयरी से ही आपको ये जो है आपको B12 की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो ही जो आपका सोर्स है वही डेफिशिएंट है, तो मेन रीजन तो ये है ना कि जहाँ से उसका फूड आ रहा था वहीं पे डेफिशिएंसी है। सो बेसिकली एक एलिमेंट है कोबाल्ट, ठीक है, उसकी प्रेजेंस बहुत कम चाहिए होती है, तिनके के बराबर, लेकिन होनी ज़रूरी है। उसकी वजह से एक एंजाइम बनेगा कोबलामिन, ठीक है। अगर वो पेड़ों के अंदर है वो बैक्टीरिया ही बनाता है, और कब बनाएगा, जब कोबाल्ट की प्रेजेंस होगी। जैसे ही वो बनेगा वो बहुत सारी डिजीज से इम्यून हो जाएगा। जैसे सेब के बारे में बोला जाए तो जो स्कैब सबसे खतरनाक बीमारी आती है सेब में, वो अगर आपने कोबाल्ट के लेवल उसमें एडिकेट लेवल पे रख दिए, बढ़िया लेवल पे प्लांट में, हाँ, तो उसको स्कैब नहीं आता है। तो बहुत सारी वेराइटी स्कैब रेजिस्टेंट है, उनके जब सैब टेस्ट किए देखा कि कोबाल्ट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हाँ। अब वहाँ से जो कोबलामिन पहले से ही बन के उसके अंदर से आएगा, ठीक है, वो काम तो बैक्टीरिया कर रहे हैं, बैक्टीरिया ने उसको बना के दे दिया। अब आप वो फूड गाय को दोगे, घास आप गाय को दोगे वो, ठीक है, फिर गाय के अंदर वो होगी पूरी, उसके मिल्क से आपको मिलेगा। लेकिन जो सप्लाई चेन है वहीं पे ही अगर वहाँ कट हो गया तो ब्रेक है, तो जो फूड है अगर उसमें न्यूट्रिशन डेंसिटी पूरी नहीं है, आपके अंदर नहीं है, उस हिसाब से हम बीमार होते जा रहे हैं अपने फूड से। और रीजनरेटिव वे में जिस तरीके से प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है कि आप सारे न्यूट्रिशन जो है वो सॉइल से लो, सॉइल स्ट्रक्चर से लो, जो नहीं है तो इनिशियली क्या है आपको कि जब आप केमिकल बंद करते हो तो आपको उसको न्यूट्रिशन देना होता है 3-4 साल तक, जब तक आप सॉइल इस लेवल पे बिल्ड ना करो कि वो नीचे से खुद अपना न्यूट्रिशन लेके आए। उसके लिए माइक्रोराइजा के नेटवर्क्स बनते हैं, डिगिंग नहीं करनी पड़ती है, डिगिंग छोड़नी पड़ती है, कार्बन ऐड करते रहना पड़ता है, कंटिन्यूसली माइक्रोब्स को फीड करते रहना पड़ता है, वो चाहे बैक्टीरिया है, चाहे फंगस है, चाहे और भी जो भी माइक्रो जितने भी है, वायरस भी इनफैक्ट इसी में आते हैं। ये जितना आप इनको फीड करते रहोगे, और इनको फीड करने का प्राइमरी सोर्स ट्री है। अगर आप पेड़ लगाना बीच में बंद कर दोगे, ये फीड होना बंद हो जाते, मर जाते हैं। एनी काइंड ऑफ ट्री और पर्टिकुलर क्रॉप, एनी काइंड ऑफ ट्री। अच्छा, इस धरती के ऊपर खाना बनाने की क्षमता सिर्फ पेड़ों के पास है, बाकी सब उसके ऊपर आश्रित है। माइक्रोब से लेके हम तक, हमारे से भी बड़े मैमल्स तक, सब के सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेड़ पौधों पे आश्रित है। फूड बनाने की कैपेसिटी यहाँ पे सिर्फ पेड़ों के पास है, और वो है C6H12O6। करेक्ट, हाँ, ये बेसिक इकाई है। हाँ। उसके बाद उसमें ऐड होके जो भी आगे बनेगा दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ये बेसिक इकाई जो है, ये बनाने की जो क्षमता है, ये सिर्फ पेड़ पौधों के पास है। और इसी वजह से माइक्रोब्स भी उन्हीं पे आश्रित है। माइक्रोब्स की संख्या भी तभी बढ़ेगी जब पेड़ पौधे बढ़ेंगे, तो आप जमीन को खुला नहीं छोड़ सकते। और अब क्या होता है कि सिम्बियोसिस है, अगर ये माइक्रोब्स नहीं होंगे तो पेड़ पौधों के पास भी न्यूट्रिशन पूरा नहीं आएगा, उनकी भी हेल्थ धीरे धीरे खराब होती रहेगी। तो ये दोनों तरीके से माना जाता है कि अगर आप माइक्रोब्स की जनसंख्या को खत्म कर दोगे सॉइल से, जो कि केमिकल डालने से होता है, खादें डालने से होता है, जमीन को खोदने से होता है, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लडिंग से होता है, जो फ्लड इरिगेशन वगैरह करते हैं उससे होता है, बहुत सारे कारक है उसके। उन सब चीज़ों से जब ये क्या कहते हैं तहस-नहस कर देते हैं हम माइक्रोब्स की संख्या को, तो पेड़ को सारे न्यूट्रिशन आने बंद हो जाते हैं। जब वहाँ पे बैक्टीरिया ही नहीं होगा कोबलामिन बनाने वाला, आप जितना मर्जी कोबाल्ट डाल दो, कोबलामिन बनेगा नहीं, पेड़ उसको खाएगा नहीं, उसके पास न्यूट्रिशन की डेंसिटी कम हो जाएगी, या कम एफिशिएंसी से वो काम करेगा। सेम वो जब गाय उसका घास खा रही है या पत्ता खा रही है, उसको भी कम जाएगा, हमें भी डायरेक्टली कम मिलेगा, और हम भी डेफिशिएंट होते रहेंगे। तो बेसिकली वी डोंट नीड टू हैव स्टार्ट हैविंग सप्लीमेंट्स इमीडिएटली व्हेन हमें रियलाइज होता है कि हमारे अंदर कोई डेफिशिएंसी है, क्योंकि आजकल सबसे कॉमन चीज़ हो गई है सप्लीमेंट्स। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब हम ये तो होगा ही, नेचुरल है।
क्योंकि फूड के अंदर न्यूट्रिशन डेंसिटी खत्म हो चुकी है। हाँ। मेरे दादाजी के समय में जो सेब के अंदर, एक सेब के अंदर न्यूट्रिशन डेंसिटी थी, इस समय पे मुझे उस न्यूट्रिशन डेंसिटी को कवर करने के लिए 10 सेब खाने पड़ रहे हैं केमिकल फार्मिंग के तरीके से। ठीक है, अभी 10 सेब में चलो न्यूट्रिशन मेरे को मिल गया उतना, लेकिन उस चक्कर में मेरे लीवर और मेरी जो किडनीज है उनका जो फंक्शनिंग है 10 सेब को प्रोसेस करने के लिए और एक सेब को प्रोसेस करने के लिए उसका जो वो है टाइम है वो बढ़ गया है ना। मतलब उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है दिन और रात, और उसमें मैक्सिमम कार्ब्स अंदर जा रहे हैं। वो कार्ब को प्रोसेस करने के चक्कर में हमारी जो हेल्थ है धीरे धीरे वो ख़त्म होती जा रही है। पहले शुगर से रिलेटेड बीमारियाँ आएगी, क्योंकि लीवर जब फंक्शनिंग बंद करता है तो उसके बाद आपको आगे की बीमारियां वहाँ से शुरू हो जाती है। दिस इज लाइक so insightful about hearing this whole life cycle and how just by making a lot drastic changes but also small changes in one's lifestyle, because organic has made this world, like organic is a very term which I feel that which is marketed very differently. Exactly, ऑर्गेनिक तो मार्केटिंग का ही शब्द है। हाँ, करेक्ट। ठीक है, जो हमारी इंडिजिनस जो साइंस थी, जो जिसमें हम प्लांट को देखते थे प्रोसेस वो करते हुए कि कैसे वो रिएक्ट करते हैं, जैसे कि आपने एक ही तरह की फसल बीजी, फिर 3 तरह की फसल एक साथ बीजी, 5 तरह की एक साथ बीजी, तो वैसे वो फसलें कैसे हो रही थी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी। और एक ही तरह का मोनोकल्चर जो अभी चल रहा है उसमें अगर आप बीजोगे तो बीमारियां ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि हर तरह का पेड़ की क्षमता है, उसके जो बैक्टीरियाज है वो अलग तरीके से काम करेंगे, और जितना ये डाइवर्स होता रहेगा उतनी आपकी न्यूट्रिशन डेंसिटी बढ़ती रहेगी, क्योंकि पेड़ पौधों में न्यूट्रिशन का आदान प्रदान होता है। करेक्ट। एक अगर नाइट्रोजन ज़्यादा बढ़ा रहा है, दूसरा फास्फोरस, तो वो आपस में एक दूसरे को सिम्बियोसिस में वो एक्सचेंज करते हैं। इनके अंदर कंपटीशन सिर्फ सनलाइट और पानी का होता है। वो हमें ध्यान रखना होता है कि इसके ऊपर धूप पूरी पड़ती रहे और इसको पानी पूरा मिलता रहे। बाकी उनके ऊपर कोई ऐसा आपस की फाइट का कोई प्रेशर नहीं होता है, न्यूट्रिशन का आदान प्रदान करते रहते हैं। तो जब इनका इतना बढ़िया लेवल से सब कुछ चल रहा है तो हमें भी ये देखना पड़ेगा कि डाइवर्सिटी जो है बनी रहे, और इस वजह से हमारा जो फूड निकल के आएगा वहाँ से उसकी न्यूट्रिशन डेंसिटी बहुत हाई रहेगी। अभी टुडे इन द मार्केट राइट नाउ from Shimla.com is selling apples. मैंने देखा plums and pears भी हैं। Do you have any plans, further plans to diversify, because diversity is what you just mentioned? आई थिंक एप्पल का इसलिए है क्योंकि इसको सेंड करना आसान है और बाकी चीज़ें काफ़ी पेरिशेबल है। वी हैव ट्राइड टू सेल लाइक प्लम्स एंड ऑल, बट बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा इंडिया में सबसे मेन चीज़ ये है कि फ्रूट के लिए सप्लाई चेन अभी नहीं है। जिस तरीके से हम सप्लाई चेन तो है, स्टोरेज वगैरह, हाँ, लेकिन जिस तरीके से वो भेजा जाता है नीचे गर्मी में ख़राब हो जाता है, पेरिशेबल चीज़ें है, तो अभी वो एक्सपेंड करना तब तक बहुत मुश्किल है जब तक हमारे पास ये सर्विस नहीं आती है। मतलब D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर में अगर हम जाएंगे तो हमें सप्लाई चेन के ऊपर काम करना पड़ेगा, और वी आर नॉट लाइक सम कंपनी जो इस चीज़ को सॉर्ट कर रही है। हम इसमें प्रॉफिट मेकिंग में नहीं आ रहे हैं, हम तो फार्मर्स है, सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं टू सेल योर। हाँ, और जो हम मेहनत कर रहे हैं पूरी साल भर अपनी रीजनरेटिव वे से चीज़ों को उगाने में, उसकी वैल्यू जो है वो फार्मर तक पहुँचे, एंड कंज्यूमर तक पहुँचे, और उसको वो न्यूट्रिशन डेंसिटी का फ़ायदा हो डायरेक्टली हमारे से खरीदने से। तो वो कोशिश हमारी है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो ग्लिंच है बीच में वो सर्विस का है, क्योंकि हम जो सर्विस अभी यूज़ कर रहे हैं वो जनरल कुरियर सर्विस है, उसमें 15 दिन भी लग जाते हैं, 20 दिन भी लग जाते हैं, और ऐसे में हम कंज्यूमर का पैसा ही वापस करने में पूरे हो जाते हैं। तो इस वजह से हम बहुत सारी पेरिशेबल आइटम्स अभी नहीं सेल कर पा रहे। हाँ, कैल्शियम मैनेज करने पे हमने अपने जो सेब है उसकी कीपिंग को बढ़ा दिया है 5-7 दिन तक। तो अभी भी देखा है, अगर 3 दिन 5 दिन की डिले के बावजूद भी फ्रूट जो है वो काफ़ी फ्रेश पहुंचता है। You have also sold some dehydrated fruits. हाँ, टू स्टार्ट विद वो भी शुरू किया था, बट हम बेसिकली किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें एक फैसिलिटी की आवश्यकता होती है। तो वो एक्सपेंडेशन, मतलब उसको बढ़ाने के लिए हमें अभी एक जो फैसिलिटी चाहिए वो हम अभी बना नहीं पा रहे हैं, तो उसको अभी थोड़े टाइम के लिए हमने हॉल्ट पे रखा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे फिर से हम इसको स्टार्ट करेंगे। Anything last I would like to ask you lastly is that what would be one suggestion that you would like to give to apple farmers in Uttarakhand? Because I see Uttarakhand mein there are farmers but they are not doing organic or a natural way or regenerative, anything like that. Where could they start? उत्तराखंड की सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि लाइक व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि मैं जीरो पे नहीं था, मैं माइनस में था। ठीक है, क्योंकि हमने सॉइल को इतना डिग्रेड कर दिया था, वहाँ पे अर्थवॉर्म्स नहीं थे, माइक्रोब्स कुछ नहीं थे,
ठीक है, कार्बन के लेवल 1-2% पे थे, है ना, सॉइल को बिल्ड करना है, तो मतलब सारे टास्क जो है वो माइनस से शुरू किए हमने। उसको पहले आप जीरो पे लेके आओगे। उत्तराखंड का क्या है कि वर्जिन सॉइल से हाँ। ऑलरेडी जीरो पे है, उन्हें सिर्फ वहाँ पे केमिकल्स डालने नहीं है, डालने से बचोगे अपने आप ही चीज़ें जो है सॉर्ट हो जाएंगी। बाकी बेसिक तो यही चीज़ है, जैसे मैं यूट्यूब पे अपने वीडियोस डालता हूँ, वहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिसेस मैं जो कर रहा हूँ वो वहाँ पे शेयर करता हूँ अपने फेलो फार्मर्स के साथ, और वो लोग भी उस चीज़ से वहाँ पे सीख पा रहे हैं वीडियोस से डायरेक्ट। अभी उसमें मतलब स्पेशल ऐसे मेंबर वीडियोस भी आ रहे हैं जिसमें वो पूरा अंदर घुस के पूरे स्ट्रक्चर समझ के कि भाई कैसे कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है, न्यूट्रिशन कैसे मैनेज करना है, तो वहाँ से भी वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं कि कैसे हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना है इस चीज़ को, फार्मिंग को। So guys, just in case you want to learn how to get into regenerative farming for apples, you can follow and subscribe to Pranav Bhai's channel, which is Pranav Rawat on YouTube. There you'll see guides and videos where he has mentioned very in-depthly how to go into this process. And thank you, Pranav Bhai, so much for giving us your time and talking about this space where it has become necessary that people should start learning about this, start practicing it, and become aware about it, and support people like you and Himanshu. Thank you so much. And there are a lot of other farmers who are trying to move towards organic and sustainable and natural farming, and this is how this sustainable ecosystem of earth will be safe. Thank you. Hello everyone. Thank you for watching this video with Pranav Rawat. I hope you guys found it interesting and insightful as I did. Don't forget to visit fromshimla.com and order your fresh produce. In the coming months, we'll be shooting some more videos of farmers and communities in the region of Uttarakhand, Himachal, where we'll be covering those people who are producing genuine and honest food for us and for this country. Thank you.